दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीसी मोटर के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये हमारे रेगुलर टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है और ये पेड टेस्ट सीरीज़ है। यदि आप इस तरह के ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कंप्लीट मेंबरशिप के लिए कम्युनिटी टैब में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों डीसी मोटर के क्वेश्चन पहले से भी बहुत अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी पहले वाले वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं। इसलिए उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ नए क्वेश्चन सीखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। हम प्रत्येक क्वेश्चन आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे, व्याख्या करके बताएंगे कि इसका उत्तर ये कैसे आया। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कि डीसी मोटर में दक्षता ज्ञात करने की स्विनबर्न विधि जो होती है, इसमें मोटर की दक्षता किस भार पर ज्ञात की जाती है। दोस्तों स्विनबर्न टेस्ट को अप्रत्यक्ष विधि या काल्पनिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में मोटर को नो लोड पर चलाया जाता है और ये देखा जाता है कि इस समय मोटर में लोहे हानियाँ कितनी है, घूर्णन हानियाँ कितनी है, और अब मोटर नो लोड पे जो करंट ले रहा है इसके अकॉर्डिंग कॉपर लॉस कितना है, फिर आधे भार पर कॉपर लॉस कितना हो सकता है, पूर्ण भार पर कितना हो सकता है, इसकी कल्पना की जाती है। इसलिए इसे काल्पनिक विधि भी बोलते हैं और नो लोड पर टेस्ट इसमें किए जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। सेकंड सवाल, डीसी सीरीज मोटर का 5 एम्पियर धारा पर स्टार्टिंग टॉर्क 100 न्यूटन मीटर है। यदि करंट को बढ़ा करके 10 एम्पियर कर दिया जाए तो टॉर्क कितना होगा। साथियों डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी यदि हम धारा को दोगुना करेंगे तो टॉर्क 4 गुना बढ़ेगा। 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन मीटर। वहीं यदि हम करंट को 1/2 यानी हाफ करेंगे तो टॉर्क 1/4 ही रह जाएगा। अगला हमारा सवाल कि किस मोटर में गति और आर्मेचर धारा विशेषता कर्व एक सीधी रेखा में हो सकता है। ये गति का नहीं था, सॉरी, ये टॉर्क का था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। लिखने में थोड़ा सा हो गया, क्वेश्चन बनाने में गलती हो गई। टॉर्क और आर्मेचर धारा विशेषता कर्व पूछना था, ठीक है। और जैसा कि हम सभी जानते भी होंगे, ये मान लीजिए कि आर्मेचर की करंट है और ये मान लीजिए कि टॉर्क है। तो डीसी मशीनों में टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती मानते हैं हम, लेकिन शंट मोटर जो है ना उसमें हमेशा एक सीधी रेखा में होता है। सीरीज मोटर में तो पैराबोला टाइप उसको बोला जाता है। बी ऑप्शन रहेगा, शंट मोटर, इसका उत्तर सही रहेगा। एक सीधी रेखा में होता है क्योंकि शंट मोटर में क्या है कि फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होता है और हम सभी जानते हैं डीसी मशीनों में टॉर्क 2 बातों पर निर्भर करता है, एक फील्ड के फ्लक्स पर, दूसरा आर्मेचर की धारा पर। डीसी मोटर में जो शंट मोटर में जो फ्लक्स होता है उसको शंट फील्ड फ्लक्स बोलते हैं और वो कांस्टेंट होता है, इसलिए टॉर्क केवल आर्मेचर धारा से ही प्रभावित होता है, फील्ड फ्लक्स से नहीं। अगला हमारा सवाल है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल जो होती है वो कैसे संयोजित होती है। दोस्तों होल्डिंग कॉइल का दूसरा नाम कॉन्टैक्टर कॉइल भी है और इसे ही हम एनवीसी कहते हैं, यानी नो वोल्ट कॉइल बोलते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर में ये फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में संयोजित होती है। तो इसका एक बड़ा बेनिफिट हमें और भी मिल जाता है कि यदि फील्ड बाई चांस ओपन हो जाती है तो उस समय एनवीसी की सप्लाई भी बंद होगी और मोटर ऑफ हो जाएगी। अदरवाइज़ हम सब जानते हैं कि शंट मोटर में फील्ड ओपन होने पर मोटर की गति अनंत तक भी जा सकती है। अगला हमारा सवाल, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग्स की संख्या कितनी होती है। देखो स्थायी चुंबक है तो इसमें फील्ड वाइंडिंग पर अलग से किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं होती, यानी फील्ड वाइंडिंग इसमें एब्सेंट, अनुपस्थित होती है। इसमें केवल स्थायी चुंबक होते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट नाम हो गया।
क्योंकि जो फील्ड पर हम वाइंडिंग करते हैं वो वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। सीरीज शंट और कंपाउंड में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो विद्युत चुंबक होती है, स्थायी चुंबक नहीं। नेक्स्ट हमारा सवाल, भार पर एक डीसी शंट मोटर की गति तो नो लोड पर जो होती है उससे थोड़ी सी कम होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा, स्लाइटली लेस देन नो लोड स्पीड। स्लाइटली का मतलब है बहुत कम। शंट मोटर का गति रेगुलेशन सर्वोत्तम होता है। 2 से 5% गति में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है। एलिवेटर में किस प्रकार की मोटर है, तो एलिवेटर में क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, ध्यान रखना। वैसे क्रेन, होइस्ट और खिंचाव कार्य जो होते हैं उनमें डीसी सीरीज मोटर होती है। शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड के लिए काम में ली जाती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का सामान्यतः कोई उपयोग नहीं है क्योंकि भार पर इसकी गति अव्यवहारिक होती है। अगला हमारा सवाल, डीसी मशीन में रनिंग डाउन टेस्ट क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रनिंग डाउन टेस्ट का दूसरा नाम रिटार्डेशन टेस्ट भी है और ये मशीन का नो लोड पर स्ट्रे हानियाँ ज्ञात करने के लिए होता है। यानी स्ट्रे हानियों में मैकेनिकल और रोटेशनल वाला आयरन लॉस सब इसमें साथ में आ जाते हैं। यानी रोटेशनल और आयरन लॉस इसमें दोनों कैलकुलेट हो जाते हैं। इसके लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रे लॉस ऑन नो लोड आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अगला हमारा सवाल है कि डीसी मोटर का कौन सा टेस्ट इंडक्शन मोटर के रोटर ब्लॉक टेस्ट के समान है। उसमें हम रोटर पर बाहरी ब्रेक लगा करके रोटर को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर उसका नाम है ब्रेक टेस्ट। मोटर की शाफ्ट पर हम क्या करते हैं, पुली और बेल्ट के माध्यम से ब्रेक लगा देते हैं। सेम ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग वाला टेस्ट होता है। तीनों टेस्ट एक समान होते हैं। अगला हमारा सवाल, डीसी कंपाउंड मोटर में केवल आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर घूमने की दिशा क्यों बदली जाती है। देखो दोस्तों, एक डीसी मोटर में घूमने की दिशा बदलने के 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आर्मेचर धारा की दिशा बदल दी जाए या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दी जाए। लेकिन एक शंट मोटर के कंपाउंड मोटर के मामले में केवल आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर ही मोटर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज किया जाता है। फील्ड की दिशा को सामान्यतः नहीं किया जाता। उसकी दिक्कत ये है कि बाई चांस आपने सीरीज और शंट में से किसी एक ही वाइंडिंग के कनेक्शन बदल दिए तो दिशा बदलने के साथ साथ मोटर की विशेषता भी बदल जाएगी। यानी जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड थी वो डिफरेंशियल कंपाउंड बन जाएगी और जो डिफरेंशियल कंपाउंड थी वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड बन जाएगी। इसलिए मेंटेन मोटर करेक्टरिस्टिक आएगा। यानी मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए हम केवल आर्मेचर के सिरे बदलते हैं। उसमें क्या होगा कि बदलने को यदि हम फील्ड के बदलने चाहें तो दोनों फील्ड के कनेक्शन आपको एक साथ बदलने होंगे। यानी सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग के कनेक्शन यदि आप एक साथ बदलते हैं तो कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना धारा की घूमने की दिशा बदल भी सकती है। अगला हमारा सवाल है कि डीसी मोटर की स्टार्टिंग धारा नियंत्रित करने के लिए बाहरी प्रतिरोध संयोजित करने का बाहरी प्रतिरोध कहाँ संयोजित किया जाता है। देखो दोस्तों, हम बाहरी प्रतिरोध संयोजित करते हैं मोटर की स्टार्टिंग धारा कंट्रोल करने के लिए। यानी स्टार्टर लगाते हैं करंट कंट्रोल करने के लिए। सवाल ये पूछा कि स्टार्टिंग धारा कंट्रोल करने के लिए वो बाहरी प्रतिरोध कहाँ लगाएंगे। हमें धारा किसकी कंट्रोल करनी है, आर्मेचर की, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, सामान्यतः 1 ओम या इससे भी कम होता है। अब यदि इसको हम पूरी 240 वोल्ट दे देंगे तो देखिए करंट 240 एम्पीयर जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को। हमें आर्मेचर को ही कंट्रोल करना है, आर्मेचर की धारा को कंट्रोल करना है। हम ये चाहते हैं कि आर्मेचर को शुरू में पूरी वोल्टेज ना मिले, यानी वोल्टेज ड्रॉप करवाना है। वोल्टेज ड्रॉप करवाने के लिए हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं हमेशा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा, इन सीरीज विद आर्मेचर। आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला हमारा सवाल, शून्य भार पर डीसी मोटर में रनिंग अवस्था में फ्लक्स 0 हो जाता है। यानी एक डीसी शंट मोटर था, नो लोड पर था लेकिन चल रहा था, रनिंग कंडीशन में था और उस समय फ्लक्स 0 हो गया। दोस्तों, डीसी मोटर में फ्लक्स जो है वो 2 कारकों को प्रभावित करता है, एक टॉर्क को, दूसरा गति को। टॉर्क फ्लक्स के समानुपाती है जबकि गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए, जब फ्लक्स 0 हुआ तो टॉर्क 0 हो जाएगा
लेकिन गति क्या हो जाएगी, अनंत। यानी मोटर का स्पीड होगा अनंत, टॉर्क होगा 0। नेक्स्ट हमारा सवाल, डीसी मोटर के आर्मेचर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होती है। दोस्तों उत्पन्न यांत्रिक शक्ति को IHP बोलते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर इसको कहते हैं। और ये जो IHP होती है वो बैक EMF और आर्मेचर करंट के गुणनफल के बराबर होती है, यानी EB × IA। इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेशन निकल कर आती है वह मोटर की डेवलप्ड मैकेनिकल पावर या इंड्यूस्ड मैकेनिकल पावर कहलाती है। इसमें से घर्षण हानियाँ घट जाती है, यानी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर वाली शक्तियाँ, शेष जो भी बचता है वो शाफ्ट पर मिल जाता है, जिसे BHP यानी ब्रेक हॉर्स पावर कहा जाता है। आगे सवाल पूछा, एक DC मोटर पावर फ्लो के साथ एक DC जनरेटर के रूप में देखा जा सकता है। यानी सिंपल सा सवाल पूछा कि DC मोटर जो है वो DC जनरेटर कब बन सकता है। भाई सीधी सी बात है, मोटर को हम सप्लाई देते हैं, जनरेटर से हम सप्लाई लेते हैं। यानी मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हमने इलेक्ट्रिकल पावर दिया, मैकेनिकल लिया। यदि हम मैकेनिकल पावर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिल भी सकता है, सेम उसी मशीन से। जैसे शंट मोटर है तो वो शंट जनरेटर के रूप में भी वर्क कर सकती है। मतलब हमें जो पावर का फ्लो था उसको जस्ट क्या करना है, रिवर्स करना है, अपोजिट करना है। कैसे? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जनरेटर यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी रिवर्स पावर फ्लो के साथ, रिवर्स बोलें तो व्युत्पन्न या विपरीत पावर फ्लो के साथ मोटर जो है वो जनरेटर है और जनरेटर जो है वो मोटर है। अगला हमारा सवाल, एक DC डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट रखा जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये होता है कि दोनों फ्लक्स जो परिणामी फ्लक्स जो होता है ना, वो दोनों फ्लक्स के अंतर के बराबर होता है। ठीक है। अब ऐसे में क्या है कि मोटर की गति जो है ना वो अनबैलेंस हो सकती है, इसलिए स्टार्टिंग में हम उसको एज ए शंट मोटर चलाते हैं, फिर बाद में अपन उसको डिफरेंशियल मोटर की तरह काम में लेते हैं। अब यदि फ्लक्स की प्रॉपर दिशा नहीं मिलेगी तो मोटर को भी रोटेशन का एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा। यानी मोटर को एक उचित दिशा में घूमने के लिए बल मिल जाए, परिणामी बल पर तो डिपेंड करेगा, घूमने के लिए एक उचित दिशा मिल जाए, उसके बाद हम सीरीज फील्ड को भी सर्किट में डाल देंगे। डी उत्तर रहेगा, टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा उचित बनाए रखें, इसके लिए हम उसमें सीरीज फील्ड को शॉर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि DC शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे गति नियंत्रण कौन सी विधि प्रदान करती है। दोस्तों शंट मोटर में स्पीड कंट्रोल की दो विधियां होती है, एक को फील्ड कंट्रोल और दूसरे को आर्मेचर कंट्रोल मेथड बोलते हैं। हम इन दोनों विधियों में एक ही है चीज़ की जिसको कंट्रोल करना है, हम उसी के सीरीज में रियोस्टेट लगाते हैं, यानी वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं। फील्ड वाइंडिंग कंट्रोल करना हो तो हम फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रियोस्टेट लगाते हैं और फील्ड धारा को कंट्रोल करते हैं। फ्लक्स कम होता है और गति बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हम आर्मेचर कंट्रोल विधि का, फील्ड कंट्रोल में सामान्य से अधिक गति प्राप्त होती है, जबकि आर्मेचर कंट्रोल में सामान्य से कम गति प्राप्त होती है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। यदि सामान्य से ऊपर गति का सवाल होता तो ए उत्तर करते। नेक्स्ट हमारा सवाल है, जब मोटर शून्य भार पर चल रही हो तब निम्न में से कौन सा घटित होगा। दोस्तों ध्यान रखें, नो लोड पर एक मोटर में बैक EMF लगभग सप्लाई वोल्टेज के हमेशा बराबर होता है, ध्यान रखना। अब इन्होंने ये तो बताया नहीं कि कौन सी मोटर है, फिर भी यदि हम आर्मेचर करंट की कल्पना करें तो नो लोड पर आर्मेचर करंट बहुत कम होती है, बहुत कम, वेरी वेरी लो होती है, इसलिए आर्मेचर का ड्रॉप भी बहुत कम, ये यूँ कहें कि आर्मेचर की परिणामी वोल्टता भी बहुत कम होती है। शून्य भार पर एक मोटर में बैक EMF लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। यदि मोटर की शून्य गति पर सवाल होता ना तो बैक EMF 0 होता, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि यथा स्थिति में एक DC मोटर में बैक EMF कितना होता है। यथा स्थिति का मतलब है स्टैंड स्टिल कंडीशन, जिसको हम रुकी हुई अवस्था बोलते हैं।
जिसको हम दूसरी भाषा में स्टार्टिंग कंडीशन भी बोलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं बैक ईएमएफ जो है वो गति के समानुपाती है। स्टार्टिंग के समय हम मोटर का गति 0 मानते हैं, इसलिए बैक ईएमएफ भी कितना होगा, 0 होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि आर्मेचर का करंट बढ़ता है तो बैक ईएमएफ का क्या होगा। भाई सीधा सा है, फॉर्मूला याद कीजिए। बैक ईएमएफ जो है वो V माइनस IA इंटू RA होता है, यानी सप्लाई वोल्टेज में से आर्मेचर पर जो ड्रॉप हुआ उसे घटा दीजिए, बाकी बचा हुआ जो भी होता है वो बैक ईएमएफ होता है। अब देखिए यदि आर्मेचर का करंट बढ़ता है तो आर्मेचर का ड्रॉप बढ़ेगा, यदि आर्मेचर ड्रॉप बढ़ता है तो बैक ईएमएफ घटता है। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा, बैक ईएमएफ डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डीसी सीरीज मोटर की गति और भार विशेषता किस मोटर के समान है। दोस्तों डीसी सीरीज मोटर की जो गति होती है वो भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसीलिए इस मोटर को नो लोड पे चलाने से अवॉइड करते हैं, बचा जाता है, क्योंकि नो लोड पर मोटर की स्पीड बहुत अधिक होगी, जिससे आर्मेचर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और आर्मेचर बाहर निकल कर भी आ सकता है। इस मोटर की जो गति नियंत्रण विशेषता होती है वो ठीक वैसे ही होती है जैसे यूनिवर्सल मोटर की होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक डीसी मोटर में क्या होता है, यानी इंड्यूस ईएमएफ और वोल्टेज के बारे में सवाल पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, मोटर और जनरेटर के मामले में ये चीज़ें भिन्न होती है, ध्यान रखना। मोटर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं, और डीसी मोटर में बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से अधिक कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। हालांकि अभी इसमें तो दो कंडीशन आएगी अपने, बैक ईएमएफ बराबर भी हो सकता है और बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से कम होता ही है। अब मान लीजिए कि यदि हम रनिंग कंडीशन की बात करें तो रनिंग कंडीशन में बैक ईएमएफ की अपेक्षा वोल्टेज हमेशा अधिक होता है। वैसे इसमें दोनों बातें हैं, बैक ईएमएफ जो है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर भी हो सकता है, लेकिन वैसे हमेशा कम होता है, ये ध्यान रखना। एक ही कंडीशन है कि अधिक कभी नहीं हो सकता। तो अभी हम सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से किस टेस्ट में दो समरूप डीसी मशीनों की आवश्यकता होती है। आइडेंटिकल डीसी मशीनों की ज़रूरत होती है दोस्तों, उसको बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं, हॉपकिंसन टेस्ट भी नाम है और रीजनरेटिव टेस्ट भी इसका नाम है। सामान्यतः शंट मोटर में या कंपाउंड मोटर में हम इसका यूज करते हैं, सीरीज मोटर में तो इसका उपयोग नहीं किया जाता। रीजनरेटिव टेस्ट आएगा। रिटार्डेशन टेस्ट और रनिंग डाउन टेस्ट दोनों एक ही बात है, एक ही नाम है। नो लोड पर मोटर में स्ट्रे हानियाँ ज्ञात करने के लिए होता है, और स्विनबर्न टेस्ट भी नो लोड पर मोटर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सी राशि एक समान दिशा में होती है, चाहे मशीन मोटर हो या जनरेटर। देखो भाई, आर्मेचर की करंट डायरेक्शन हम सब जानते हैं, आप शंट मोटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। यदि मोटर है तो आर्मेचर की ओर होगा, जबकि जनरेटर है तो बाहर की ओर होगा, मतलब इसकी तो डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। फील्ड करंट की बात करें हम तो एक में फील्ड हम बाहरी सप्लाई से उत्तेजित करते हैं, जबकि एक में हम जनरेटर वाली वोल्टेज से ही कर देते हैं। सप्लाई की करंट भी अलग हो गई। इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है ना दोस्तों, वो मोटर हो या जनरेटर हमेशा एक बराबर होती है, एक दिशा में होती है, और इसे ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही काम में लिया जाता है, चाहे जनरेटर हो या मोटर हो। यानी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ हो या मोटर में इंड्यूस ईएमएफ जो बैक ईएमएफ कहलाता है, उसके यदि डायरेक्शन ज्ञात करनी हो तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही काम में लिया जाता है और एक ही डायरेक्शन आती है हमेशा। अगला हमारा सवाल है, 220 वोल्ट पर कार्यरत डीसी शंट मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम है, इस मोटर में बैक ईएमएफ का मान कितना होगा। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको 5 से 6 चीज़ें सीखने को मिलेगी। ध्यान रखना, एक नियम है बड़ा सीधा सा कि उत्पन्न यांत्रिक शक्ति उस समय अधिकतम होती है जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर हो। यहाँ दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। भाई एक तो ये बन गया कि बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर हो, दूसरा ये भी तो बन सकता है ना कि वोल्टेज जो है वो बैक ईएमएफ के 2 गुने के बराबर हो, बात एक ही है। दूसरा, एक बार सवाल आ चुका था कि बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का रेशो कितना होता है, तो 0.5। लेकिन मान लीजिए इस बार चेंज करके दे दे कि सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ का रेशो कितना होना चाहिए, तो 2। अब देखिए कंडीशन क्या है, जब वोल्टेज 220 वोल्ट है
तो बैक ईएमएफ इसके आधे के बराबर यानी 110 वोल्ट होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मोटर का गति रेगुलेशन नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों गति रेगुलेशन उसी मोटर का अधिक मान लीजिए कि नेगेटिव हो सकता है जिसकी गति नो लोड की अपेक्षा फुल लोड पर अधिक हो, यानी स्पीड जीरो लोड की अपेक्षा लोड पर अधिक हो। देखिए इनमें से कोई भी मोटर ऐसी नहीं है जिसकी भार बढ़ने से गति बढ़ती हो, लेकिन यदि डिफरेंशियल मोटर की बात की जाए तो इस मोटर की गति भार पर हमेशा अव्यवहारिक होती है, यानी इस मोटर की गति क्योंकि दोनों फ्लक्स के अंतर के बराबर होती है। अब जैसे ही भार बढ़ता है तो सीरीज वाला जो फ्लक्स है उसकी मात्रा बढ़ती है, वो शंट वाले फ्लक्स का, क्योंकि शंट फ्लक्स कांस्टेंट है, शंट फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट है जबकि सीरीज फील्ड फ्लक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब परिणामी फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस मोटर की गति उस समय बढ़ रही होती है। जब मोटर की गति बढ़ेगी तो रेगुलेशन नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।